एपिसोड 2। उस रात मैं अपने जहन में मुस्तकबिल का लाहेअमल मुरतब करता रहा। उस मुस्तकबिल का जो जेल खाने से निकलने के बाद मेरी नई जिंदगी में आएगा। ये मेरे लिए एक चैलेंज होगा। अगर मैं पहले जानलेवा मरहले से जिंदा सलामत गुजर के बाहर पहुंच गया तो शायद दूसरा मरहला भी तय कर लूंगा। मेरी कामयाबी का इन्हिसार मेरी हिम्मत से ज्यादा अक्ल व जहानत पर होगा। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। कराची से खैबर तक 2000 किलोमीटर से ज्यादा फासले में दुनिया बदल जाती है। हर 200 किलोमीटर के बाद लोगों की जुबान, तहजीब, रहन सहन में फ़र्क आ जाता है। मैं लाहौर भी जा सकता हूँ और पेशावर भी। अपना नाम बदल के नया शनाख्ती कार्ड बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यहाँ तो अफगान महाजिरों को पाकिस्तानी पासपोर्ट तक जारी कर दिए गए। अब रही डिग्री तो उसे देखता कौन है, सिवाय उनके जो इंटरव्यू की रस्मी कार्रवाई पूरी करते हैं और फिर किसी सिफारिशी को मुलाजमत दे देते हैं। दुनिया में और बहुत से काम है जो उस डिग्री की मदद से या उसके बगैर भी किए जा सकते हैं। उस रात कोई हमला नहीं हुआ। सुबह मुझे मौका मिल गया कि मैं राजदारी के साथ दूसरे कैदियों के साथ तबादला ख्यालात कर सकूं। रुस्तम की बात गलत नहीं थी। तकरीबन सभी ने राजदाराना अंदाज में एतराफ़ किया कि मुतवक्को हमले के बारे में उन्हें भी मालूम है। आज रात हमला जरूर होगा। एक मेरे जैसे कैदी ने सरगोशी में तस्दीक की। मुझे यकीन है। तुम्हें क्यों यकीन है? उसने मुझे अफसोस से देखा। यार, कल जो नहीं हुआ, आज तो बात पक्की है। फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। उसने मुझे शक की नजर से देखा। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम्हारा क्या भरोसा? लेकिन मैंने तो तय कर लिया है। क्या तय कर लिया है? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम्हारा क्या भरोसा? मैंने उसी का जुमला लौटाया। दूसरे कैदी ने भी बिला तकल्लुफ एतराफ कर लिया। अपना तो यार पक्का प्रोग्राम है, इधर या उधर। वैसे साली को जिंदगी है, इससे अच्छी तो मौत है। 4 साल में अपना कुछ भी ना रहा। घर वाली तक भाग गई उसके साथ, जिससे उसका याराना था शादी से पहले। माँ सदमे से मर गई। बाप बीमारी से पहले ही चला गया था। भाई साले जोरू के गुलाम किसी के भी नहीं। मर जाएंगे तो कोई रोने वाला भी नहीं। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम? मैं चौंका। अबे यही मौके से फायदा उठा के निकलने का। नहीं भैया, मुझे तो डर लगता है वो गोली मार देंगे या पकड़ लेंगे। मैंने घबराहट और खौफ के साथ कहा, अबे कुछ नहीं होगा, जनखे की औलाद, हिम्मत तो कर, इधर या उधर, ये तो जुआ है। मगर मैं जुआरी नहीं हूं। तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मगर देखो, ऐसे हर एक को क्यों बताते हो? बहुत से सरकारी जासूस भी तो टोलेते फिरते होंगे। मुझे यकीन था कि मेरे सामने अपने अज़म का खुलकर इजहार करने वाले सब लोग सच्चे नहीं हैं, और जो मुझे नामर्द, बुज़दिल, कम हिम्मत और इन सब पर भारी एक लफ्ज़ की गाली से नवाज कर जुआ खेलने पर उकसाते थे, सब के सब जुआरी नहीं थे। वो खुद जासूस थे जो अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रहे थे कि कैदियों में से कितने फरार होने का इरादा रखते हैं। मेरी बुज़दिली और कम हिम्मती की दास्तान आम हो रही थी। यही मैं चाहता भी था कि एक बेवकूफ़ और कम हिम्मत आला तालीम याफ्ता अफलातून के बारे में ये रिपोर्ट दी जाए कि वो ज़रा भी जुआरी नहीं, बल्कि रुस्तम की ज़ुबान में सख्त डैश है। उसका तो मारे जाने के ख्याल से पेशाब खता होता है, वो सारा तो भागने के ख्याल से भागता है। वहां मैं अकेला अक्लमंद नहीं था। हो सकता है मेरी तरह कुछ और लोगों ने भी किसी पर एतबार करने में खतरा महसूस किया हो। शाम को रुस्तम ने मुझे दूर से अंगूठा ऊपर करके सिग्नल दिया कि रेडी। जवाब में खुद ब खुद मैंने भी अंगूठा दिखा दिया। मगर हाजिरी और खाने के बाद जब मुझे अपनी कोठरी में तन्हाई में धकेल दिया गया तो मुझ पर उम्मीदों और अंदेशों ने यलगार की। उसमें आज़ादी के ख्वाब खुले आसमान की नीलाहट में तैरते सफ़ेद बादल दिखाई देते थे। मुझे अपना वो भाई याद आता रहा जिसका तस्वुर भी अब मेरे ख्यालों से मौदूम होता जा रहा था। वो जिसका पैकर मेरे लिए बाप की शफ़क़त, भाई की मोहब्बत और दोस्त की चाहत का नाम था। ना जाने कहाँ महज हड्डियों का बोसीदा और शिकस्ता ढेर बना पड़ा था। किसी बेनिशा कब्र में, किसी दर्द की झुलसती रेत के नीचे, किसी झील या दरिया की तारीक गहराई में। अपने उस भाई के साथ मौत के तस्वुर को मंसूब करना ही बड़ा अजीब लगता था। ना जाने क्यों मैं अभी तक इस ख्याल से अमली समझौता नहीं कर पाया था कि वो मर चुका है। मैं उस खोली में अकेला नहीं था। एक दूसरा उम्र रसीदा शख्स था जिसकी दाढ़ी के, सर के और भवों के सारे बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उस पर अपनी बहू के कत्ल का इल्ज़ाम था, जिसने शादी के 8 साल बाद और 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद किसी से नाजायज़ मरासिम इस्तेवार कर लिए थे। बुढ़े का एक ही बेटा था। ये बात उसे मालूम हुई तो गैरत ने उसे अपनी बेवफा शरीक हयात के कत्ल पर उकसाया। एक रात उसने सोती हुई बीवी को ज़िबा कर दिया और ख़ुद को आला कत्ल समेत मकामी थाने वालों के हवाले कर दिया। मामला रिवायात की पासदारी का था। किसी भी औरत को कारी करार देकर सजाए मौत देने का इख्तियार खानदान की इज्जत के पासदार समझे जाने वाले मर्दों के पास था, ख्वाह वो बाप पर भाई हों, शौहर या बेटे।
मुकदमा अदालत की बजाय पंचायत में गया। शौहर को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अंगारों पर चलने का हुक्म दिया गया, क्योंकि मामला उस बुढ़े के बयान से मशकूक हो गया था। उसने अपनी बहू को कारी तस्लीम करने से इनकार करते हुए इल्ज़ाम अपने ही बेटे पर आयद किया था कि वो शहर की किसी औरत से शादी करना चाहता था और बीवी उसकी राह में हायल थी। बेटे ने अंगारों पर चलने से इनकार किया। उसे डर था कि अंगारों से जला देंगे। पुलिस ने ऐन वक्त पर मदाखलत करके कातिल को गिरफ्तार कर लिया। जब ये यकीन हो गया कि अदालत से बेटे को सजाए मौत या कम से कम उम्र कैद सुना दी जाएगी, तो बाप ने फैसला किया कि वो इल्ज़ाम अपने सर ले लेगा। वो अपनी ज़िंदगी जी चुका था और उसके हक में यही बेहतर था कि बेटे की ज़िंदगी बचाकर बच्चों को माँ के बाद बाप के साए से महरूम ना होने दे। उसे उम्र कैद की सज़ा हुई थी। वो हर वक्त रोता रहता था और तकदीर से गिला करता था कि उसे मौत क्यों ना मिली। वो अपने पोतों को हर वक्त याद करता था और अपने बेटे को कोसता था जिसने एक वफादार शौहर परस्त बीवी पर ऐसा शर्मनाक इल्ज़ाम आयद किया और अपनी हविस पर अपने बच्चों की माँ को कुर्बान किया। अभी तक मैंने ये नहीं सोचा था कि बफर्ज़ मुहाल किस्मत की यावरी से मैं जेल खाने से निकलने में कामयाब रहा तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। सिर्फ एक दिन पहले मैंने रुस्तम से पूछा था, उस्ताद अगर तुम निकलने में कामयाब रहे तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कुछ सोचा है तुमने? सब कुछ पहले से तय कर लिया मैंने। तूने भी कुछ सोचा है काका अपने बारे में? मैंने मायूसी से इनकार में सर हिला दिया। यहाँ से बाहर निकल के सोचूंगा, अगर पकड़ा ना गया तो। ये शहर तेरा देखा भाला है? उसने पूछा। हाँ, बहुत कुछ बदल गया होगा, लेकिन रास्ते मुझे मालूम है। देख, एक बार इन दीवारों से बाहर निकल जाए तो फिर पलट के मत देखना। अपनी नज़र आगे के रास्ते पर रखना। तुझे उस सिमती जाना है जिधर रेलवे लाइन है। फिक्र ना कर, मैं कोशिश करूंगा कि तेरे साथ ही रहूं, लेकिन ये साथ थोड़ी देर का होगा। रेलवे लाइन पर आगे एक पुल आएगा, उसके नीचे से एक सड़क गुजरती है। तेरे दाएं हाथ पर होगा पुराना शहर। नीचे उतरेगा तो थोड़े फासले पर लतीफ़ पार्क है, उससे आगे तांगा स्टैंड। वो देखा है मैंने। वहां से मुझे कहाँ जाना होगा? देख, जहां तक मुमकिन हो सड़क से दूर ही रहना, जहां रोशनी ना हो। मैं दूसरी तरफ उतरूंगा, शालीमार सिनेमा की तरफ। जो सड़क घंटाघर जाती है वही दूसरी तरफ रोड़ी की तरफ निकल जाती है। उस पर हर वक्त ट्रैफिक रवा रहता है, लेकिन आजकल सर्दियां हैं, आधी रात के बाद सन्नाटा ही होगा। फरार होने वालों को पकड़ने वाले भी सड़क पर गाड़ियां लेकर निकलेंगे। हर गाड़ी की हेडलाइट से खुद को बचा कर रखना। और ये जो तेरा जेल का लिबास है ना, यही तेरा सबसे खतरनाक दुश्मन है। अगर तू पकड़ा गया खुदा ना खास्ता तो इसी की वजह से पकड़ा जाएगा। जितनी जल्दी मुमकिन है उसको उतार फेंकना, लेकिन फेंकना ऐसी जगह कि किसी की नज़र में ना आए। किसी गटर में डाल देना या साथ रखना और बाद में आग लगा देना। आधी रात के वक्त बाजार खुला नहीं मिलेगा कि तू नए कपड़े खरीद सके, और कुछ खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ होंगे। आसान तरीका यह है कि जहाँ भी मौका मिले किसी के कपड़े चोरी करके पहन ले। ये सब तो मैं कर लूँगा उस्ताद, लेकिन मुझे चंद दिन रूपोश रहने के लिए भी तो कोई ठिकाना बता दो, जब तक ये मामला ठंडा ना पड़ जाए। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तूने लतीफ़ पार्क के पास पुरानी टाइल फैक्ट्री देखी है? उसके पीछे एक उजड़ी हुई खस्ताहाल हवेली है जो आसिफ ज़्यादा मशहूर है। ये तकसीम से भी 100 साल पहले किसी लाला काशीराम ने तामीर कराई थी। इस हिसाब से तो ये 150 साल पुरानी हवेली है। अभी तक उस पर किसी ने कब्जा क्यों नहीं किया? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये महकमा औकाफ की मिल्कियत में है। कहते हैं लाला जी ने भारत जाने से पहले इसे इस मंदिर को दे दिया था जो साधु बेला के नाम से मशहूर था। तूने देखा होगा कि ये दरिया के बीच में जजीरे पर है। हाँ, 7 सहेलियों का मज़ार भी है वहाँ। दूसरी वजह हवेली पर कब्जा ना होने की ये है कि लाला जी ने किसी यतीम लावारिस को गोद लिया था। वो खुद बे औलाद थे। उन्होंने लड़के को पढ़ाया और उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक आला तालीम के लिए विलायत भी भेजा। अब वो पाकिस्तान में किसी आला इंतज़ामी ओहदे पर फाइज है। चीफ सेक्रेटरी किसी सूबे का। चीफ सेक्रेटरी की बड़ी ताकत होती है। अंग्रेज़ के ज़माने में गवर्नर को लाट साहब कहते थे, चीफ सेक्रेटरी छोटा लाट साहब कहलाता था। आज भी गवर्नर तो बस नाम का होता है, सारे इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी के पास होते हैं। लाला काशीराम के लेपालक ने यहाँ मतरूका इमलाक वालों को भी टाइट कर रखा है कि इस हवेली पर कब्जा हुआ तो किसी की खैर नहीं। तुम ये सब कैसे जानते हो उस्ताद? उसने एक ठंडी सांस ली। छोड़ो, क्या करेगा जानकर। ये सब बताने के लिए वक्त भी नहीं है। हवेली के गैर आबाद रहने की सबसे बड़ी वजह उसका आसिफ ज़दा होना है। बरसों से किसी ने उसके अंदर कदम नहीं रखा। कहते हैं एक बार यह हवेली किसी ने किराए पर ली थी, जाहिर है मतरूका इमलाक वालों की इजाज़त से। उसने रंगो रोगन करा के हवेली को आबाद किया और यहाँ अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से की।
لیکن شادی کی رات ہی یہ ہوا کہ دلہن نے خود اپنا سہاگ اجاڑ دیا۔ اس نے دلہا کو قتل کیا، ایسے ذبح کیا کہ اس کی گردن ایک کان کے نیچے سے دوسرے کان تک کاٹ دی۔ پھر وہ خون آلو چھری سمیت فرار ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے خود دیکھا کہ پورے عروس لباس میں زیوروں سے لدی پھدی ایک دلہن بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ خون آلو چھری اس کے ہاتھ میں تھی، خون کے دھبے اس کے لباس پر بھی تھے اور اس کے چہرے پر بھی۔ وہ دیوانہ وار ہنس رہی تھی۔ دیکھنے والوں سے چڑیل سمجھ کے دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ حویلی پھر ویران ہو گئی اور برسوں چڑیلوں بھوتوں کا مسکن سمجھی جاتی رہی۔ پھر کوئی ولایت سے پڑھ کر آنے والا چیف سیکرٹری کی سفارش سے جہاں ڈپٹی کمشنر لگا اور اس نے حویلی کے بارے میں لوگوں کی باتیں سنی تو اس نے حویلی میں رہائش اختیار کی۔ وہ ان سب کا مذاق اڑاتا تھا کہ اب کہاں گئے وہ جن بھوت۔ وہ اپنے ساتھ انگلستان سے ایک میم بھی لایا تھا۔ وہ کچھ دن بعد اسے چھوڑ کر چلی گئی تو صاحب نے دوسری شادی یہاں کے ایک بزنس مین کی لڑکی سے کی۔ اس کے بعد وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ شادی کی رات دلہن نے پھر اسی طرح دلہا کو ذبح کیا اور نئی دلہن کے جوڑے میں خون آلو چھری لہراتی اسی طرح فرار ہو گئی جیسے وہ پہلی دلہن ہوئی تھی۔ یہ نظارہ بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ قاتل دلہن پکڑی نہیں گئی کوئی؟ نہیں، کسی قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے سنا کہ ایسا ہی تیسرا واقعہ ابھی 2 سال پہلے بھی پیش آیا تھا، مگر پہلے مجھے معلوم نہیں کہ قتل کس کا ہوا۔ یہ ضرور سنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چاند کی آخری تاریخوں میں یہاں سے عورتوں کے قہقہے سنے ہیں۔ کچھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ تینوں قاتل دلہنوں کا اس حویلی میں اجتماع ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اتنی ہم شکل ہیں کہ جڑواں بہنیں لگتی ہیں۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمت ہے اگر تو اس حویلی میں چھپ جانا، اس سے بہتر پناہ کی جگہ تجھے نہیں مل سکتی۔ رستم کی ساری ہدایات میرے ذہن میں رٹے ہوئے سبق کی طرح محفوظ تھیں، لیکن ابھی تک مجھے یقین نہیں تھا کہ آج کی رات میری زندگی میں کوئی انقلاب آئے گا۔ اچانک رات کے سناٹے کو منتشر کرنے والی ایک فائر کی آواز کسی بم کا دھماکہ بن کے گونجی۔ میں اچھل پڑا اور میرا دل جیسے اچھل کر میرے حلق میں آ گیا۔ نہ جانے کون چلایا تھا۔ پھر دوسرا فائر ہوا۔ اس کے بعد تو گولیوں کے فائر مسلسل ہونے لگے۔ بیچ بیچ میں دھماکے بھی سنائی دیتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف پٹاخے چلائے تھے، چنانچہ میں ریوالور، پستول، رائفل اور شکاری بندوق کے فائر کی آواز میں فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، کلاشنکوف کے برسٹ میں نے سنے تھے۔ باہر ایک شور محشر بپا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ بیک وقت چیخ چلا رہے تھے، بھاگو، دوڑو، پکڑو۔ اس کے ساتھ گالیاں تھیں اور آہنی دروازے کھلے جانے کی آوازیں۔ پھر اندر گھپ اندھیرا پھیل گیا اور تاریکی میں ٹارچ کی تیز روشنی ادھر سے ادھر لہرانے لگی۔ بہت سے قیدی زور زور سے دروازے جھنجھوڑ رہے تھے، برآمدوں میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ میں خود لوہے کی سلاخیں تھامے کھڑا تھا جب ایک سایہ دوڑتا ہوا میری طرف آیا۔ یہ رستم تھا۔ اس نے چابی لگا کر تالا کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ چلا جا میرے ساتھ کاکا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے دوڑنے لگا۔ نہ جانے کس نے گالیاں دیتے ہوئے ہذیانی قہقہا مارا۔ جاؤ، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ سور کے بچوں۔ گولیاں ہر طرف سے برس رہی تھیں، مگر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فائر کون کر رہا ہے اور کس پر کر رہا ہے۔ رستم میرا ہاتھ پکڑ کے دوڑتا چلا گیا۔ میں جیل کے صدر دروازے سے گزرا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ اس دروازے سے اندر آتے وقت میں نے سوچا تھا کہ اب اس راستے سے میری واپسی نہیں ہوگی۔ وہ سب گزری ہوئی رات کے کسی وحشتناک خواب کی طرح ہو گیا تھا۔ میں اس زندہ سے بہت دور اسی آصف زدہ حویلی کی تاریک پناہ گاہ میں اکیلا بیٹھا تھا۔